ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखो क्या होता है इसमें। जो हमारा एच कैप है, यहाँ पे क्या है, ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। एच कैप आपका क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है वो सम होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों का सम किसके इक्वल होता है, आपका एच कैप के। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच कैप सम है टोटल काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, वी कैप। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ गई। रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आप लोग। यस मैम, कुछ तो बोलो, बोल भी सकते हो थोड़ा बहुत तो। ठीक है, तो हमारी दो इक्वेशन आ गई बेटा। जब आप थ्री कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे, वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायरेक्शन, तो आपकी इक्वेशन बनेगी ऊपर वाली, ये वाली। क्लियर है, और जब आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बन जाएगी, ये वाली। अब यहाँ पे आप लोगों को हर टर्म का ये पता होना चाहिए कौन सी टर्म किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। क्लियर है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। जो हमारा सॉल्यूशन आता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारा क्या हुआ था, डिफरेंशिएशन किया था हमने और सेकंड ऑर्डर था वो। क्लियर है, अब क्या है, जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन निकाला है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में, ये हमें किसकी वैल्यू बता रहा है, वेव फंक्शन की। किसकी वैल्यू बताएगा, वेव फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, साई। ठीक है, तो जब हम वेव स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है, जिसमें हम किसकी वैल्यू लेके चलते हैं, साई की, तो उसमें क्या है, उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल रियलिटी नहीं होती। क्या हुआ बेटा, मुझे भी हो रही है वो, मैं उसको पीछे से किसी ने टीवी चला रखा है। अब मैं देखो इतने बच्चे एडमिट हो गए, अब मैं किसका ये देखूं, किसका माइक ऑन है या किसका ऑफ है। ठीक है ना। तो बेटा प्लीज आप सब लोग अपने माइक ऑफ रखो, सब बच्चे अपने माइक ऑफ रखो। पीछे आपके भाइयों की, आपके फादर्स की, सबकी आवाज आती रहती है, अपने माइक ऑफ रखो सब बच्चे। ठीक है, तो क्या है, जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है हमारी, वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं हमारे पास, और जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल के आता है उसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। पर यहाँ पे जो हमने एक बात ऑब्जर्व की, जब आपने इसका सॉल्यूशन निकाला तो उसका कोई फिजिकल रियलिटी या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जब फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल रियलिटी नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाएंगे टू गेट फिजिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। सर्टेन कंडीशन आर इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ साई। ओके, to get physical significant value of wave function, certain condition are imposed on the value of psi। वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी, फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या होगी, psi मस्ट बी सिंगल वैल्यू। psi की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इट मस्ट हैव ओनली वन डेफिनेट वैल्यू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। ओके, क्या होनी चाहिए, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट में। ठीक है, सेकंड कंडीशन होती है हमारी
साई मस्ट हैव ए फाइनाइट वैल्यू, क्या होनी चाहिए उसकी एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो साई है वो क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है एट ऑल पॉइंट इन स्पेस। इसका मतलब क्या होता है, इट मस्ट बी डिफाइंड एट ऑल पोजिशन इन स्पेस एंड कैन नॉट चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एट ऑल पोजीशन, जिस जिस पोजीशन पे वो है उसको हम कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो है हमारा साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। साई क्या होनी चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड का मतलब होता है जहां पे जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। The total probability of finding the electron taken over all the space must be 1। तो वो भी क्या होनी चाहिए, जो नॉर्मलाइज्ड है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी 1। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाती है आपकी इक्वल टू 1 आ जाए, उस फंक्शन को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड। तो आपका साई क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो है साई मस्ट बिकम जीरो। जीरो किस पे हो जाएगी, एट इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पे वो क्या हो जाएगी बेटा, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो आप टोटल ओवरऑल इस इक्वेशन से क्या मीनिंग निकाल सकते हो कि जो साई है वो सिंगल वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, और आपकी जो उसकी जीरो वैल्यू है वो कब आ जाएगी, जब वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे। क्लियर है सबको, यहां तक बताओ, बात समझ में आई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जब आप वेव मोशन निकालते हो, वेव फंक्शन निकालते हो साई, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन आया वो कोरस्पॉन्डिंग आया बेटा किसके, एक सर्टेन वैल्यू, एक डेफिनेट वैल्यू के, और उस वैल्यू को हम एनर्जी से डिटरमाइन करेंगे, तो एनर्जी बोलेंगे उसको हम। द फिजिकल सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू सर्टेन डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसको हम किससे बोलेंगे कि उसकी एक क्या है, डेफिनेट वैल्यू है उसकी एनर्जी की। इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, अब ये बात हमारे पास आएगी। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यू। क्या बोलेंगे इनको हम, आइगन वैल्यू। और जो कोरस्पॉन्डिंग है वेव फंक्शन साई, वो उसका क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन। क्लियर है, वो उसका क्या बन जाएगा, आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, जो आपने जब ये कंडीशन लगाई तो आपके पास जो डेफिनेट वैल्यू आई एनर्जी की, वो जो वैल्यू है वो तो है आइगन वैल्यू, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है वो आपका क्या है, आइगन फंक्शन। बोलो समझ में आ गया। चलो, अब आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की भी आपकी डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में। तो आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज आर डेफिनेट वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, और वो कहां से आती हैं, फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस। साथ में उसका क्या होना चाहिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस कब होगा, जब वो सिंगल वैल्यू होगी, उसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू होंगी, फाइनाइट वैल्यू होंगी। क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आ गई, आइगन वैल्यू की डेफिनेशन समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो आइगन फंक्शन क्या होता है। आइगन फंक्शन एक सॉल्यूशन होता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, जिसका कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है और उसके साथ एक वैल्यू एसोसिएट रहती है जिसको हम डेफिनेट एनर्जी वैल्यू बोलते हैं। तो इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, आइगन फंक्शन। समझ में आ गया। आइगन फंक्शंस आर द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस and correspond to definite energy value. These wave function are known as eigen function. Clear है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जो एप्लीकेशन है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की, उसके लिए देखो क्या डेरिवेशन बनता है हमारा। तो पहले तो यहाँ पे समझ लो, जो हाइड्रोजन एटम हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के पास खुद का क्या क्या होता है बेटा,
उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज होता है और इसका खुद का एटॉमिक नंबर होता है। चार्ज को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम Z से डिटरमाइन और सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो अट्रैक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। जो ये अट्रैक्शन पावर है इसको हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लेके चलेंगे। किस फॉर्म में लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लेंगे। क्या है? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस अपनी तरफ, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? V इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के। आर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। आर क्या है बेटा? डिस्टेंस है जो ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम V से दिखा रहे हैं, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। बोलो ये बात समझ में आ गई? ये पीछे आपकी बच्चे, आप अपने माइक ऑफ रखो, पीछे से आपके पेरेंट्स की आवाज आती है प्लीज। मैं आपको एग्जिट कर दूंगी फिर क्लास से। तुम यही चाहते हो क्या? चलो अब देखो, ये सुमन कौन है? सुमन कौन है? सुमन अपना माइक ऑफ करो। चलो रिमूव कर दिया मैंने उसको क्लास से। अब कोई अपना माइक ऑन करेगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी क्लास से। निक्की, निक्की, अंकिता, चलो अब देखो, जब हमने क्या किया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जिसको कि हम V से एक्सप्लेन करें, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर यहाँ पे क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। जब हम इस V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमने पीछे आपको बता दी क्या होती है। वहां पे देखो ये चीज तो सेम रहती है और यहाँ पे E माइनस वी होता है ना। यहाँ पे क्या होता है बेटा? E माइनस वी। तो V की जगह हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ऊपर वाली। माइनस की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। तो आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी? करली स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर साई इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है? तो आपके एग्जाम में ये आ जाता है कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन किस तरह से डिफरेंट है किससे? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन टू हाइड्रोजन एटम से। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपको क्या लेना है? V की वैल्यू निकालनी है। V की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी। क्लियर है सबको? ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन टू हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकाली है हमने हाइड्रोजन एटम की, तो उसके लिए जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यदि हम उसको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में ले तो बोहर्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है ई एन इक्वल होती है बेटा किसके? माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर के। क्लियर है? ये आपने बोहर मॉडल में पढ़ा होगा 11th क्लास में।
जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, -2π² m e⁴ z² डिवाइडेड बाय n² h² के। ठीक है, अब आपकी जो यहाँ पे वैल्यू है कौन से वाली, 2π² m e⁴ डिवाइडेड बाय h², ये रेडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट के। कौन सी वैल्यू, देखो मैं बताती हूं आपको, 2π² m e⁴ डिवाइडेड बाय h², यहाँ पे किसके इक्वल है, r के, रेडबर्ग कांस्टेंट के। तो आप जब ऊपर एनर्जी की जो वैल्यू निकाली है आपने यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो En आपका किसके इक्वल बन जाएगा, En इक्वल हो जाएगा -r, जो बच गया, क्या बच गया, z² डिवाइडेड बाय n², ये बच जाएगा। r यहाँ पे क्या है आपका, रेडबर्ग कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब क्या है, यदि हम सब्स्टिट्यूट करें किस किस की वैल्यू, m की, मास फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास, ठीक है, चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स रहती है, हाइड्रोजन के लिए जो Z है वो 1 होता है। तो आप जब ये सभी वैल्यूज पुट कर दोगे और इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास जो En है, बेटा ये बीच में पेन मत चलाओ, आप लोग क्या ड्राइंग कर रहे हो, ये जो En है वो इक्वल आएगा किसके, -2.17 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय n² के। क्लियर है, ये आई आपकी जूल पर एटम के अकॉर्डिंग जब आप यूनिट लेते हो। यदि आप इसको किलो जूल में चेंज कर दोगे तो आपकी जो En की वैल्यू है वो आ जाएगी इक्वल टू -13.8 डिवाइडेड बाय n² किलो जूल पर मोल। क्लियर है सबको, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से देख लो। जब हमने एप्लीकेशन ली स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की फॉर हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में v था, E माइनस वी था, v की वैल्यू हमने निकाल ली। v की वैल्यू किसके इक्वल आई बेटा, -ZE² डिवाइडेड बाय r के। उसकी वैल्यू हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में रख दी तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंग टू बोहस मॉडल जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, -2π² m e⁴ z² डिवाइडेड बाय n² h² के। ठीक है, अब आपको मैंने ये बताया कि एक रेडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू इक्वल रहती है 2π² m e⁴ डिवाइडेड बाय h² के। तो r की वैल्यू आप वहां पे r फिक्स कर दोगे तो En जो है वो इक्वल आ जाएगा -r ब्रैकेट z² डिवाइडेड बाय n² के। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। जब आप ये सभी वैल्यूज किसकी, m की, e की, h की और z की वैल्यू पुट कर देते हो तो जो एनर्जी आती है हाइड्रोजन एटम की वो इक्वल आती है -2.17 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय n² जूल पर एटम। ये तो है जूल पर एटम के अकॉर्डिंग। अब जब आप किलो जूल में इसको चेंज कर दोगे तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो इक्वल आएगी किसके, -1311.8 डिवाइडेड बाय n² किलो जूल पर मोल के। क्लियर है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो एक ऐसी अप्रोच है जो एग्जैक्टली अलाउ करती है एनर्जी स्टेट को, जैसे कि हमने बोहस मॉडल में निकाला था। उसमें हम क्या निकालते हैं, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स निकालते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। किसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, साई का और साई स्क्वायर का। क्लियर है, साई तो आप लोगों को सबको पता ही है क्या होता है। साई क्या है, एक वेव फंक्शन है। साई क्या है, एक वेव फंक्शन है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। क्या रिप्रेजेंट करता है,
एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन, इट इज कॉमनली कॉल्ड वेव फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन बोलते हैं। पर ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं निकलता खुद में, ठीक है। इट एंड हैज नो फिजिकल मीनिंग बाय इटसेल्फ। तो जो साई है वो जब उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है तो किसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो साई है वो ऑलवेज क्या रहती है? रियल वैल्यू फंक्शन होती है उसकी। कैसी वैल्यू रहेगी उसकी? रियल वैल्यू रहेगी, दैट इज जीरो और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकती है वो। इट हैज बीन फाउंड टू हैव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इमेजिनरी वैल्यू। रियल वैल्यूज पता है ना आपको क्या होती हैं? जो क्या हो, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है या फिर इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। क्यों हमने बोली ये बात? साई जो है वो एम्पलीट्यूड बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन वेव का, उसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। पर उसका खुद का फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। फिजिकल मीनिंग नहीं है तो यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें इलेक्ट्रॉन की कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो हम नहीं निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाते क्यों? क्योंकि वो एक रियल वैल्यू फंक्शन है। तो यहाँ पे हम अब क्या लगाएंगे? ये जो साई स्क्वायर है इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। यहाँ पे एक नई टर्म इंड्यूस हो रही है बेटा, कौन सी? साई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहले तो कंपैरिजन करेंगे कि जो लाइट वेव होती हैं वहां पे जब हम स्क्वायर कर देते हैं एम्पलीट्यूड का, किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है। In case of light wave, the square of the amplitude of the wave at a point is proportional to the intensity of light. यही सेम कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रॉन वेव मोशन के लिए लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? यही सेम कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रॉन वेव मोशन के लिए लगाएंगे। तो जब हम स्क्वायर कर देंगे एम्पलीट्यूड का, स्क्वायर कर देंगे इसका, ये एम्पलीट्यूड है ना इलेक्ट्रॉन्स का, साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। अब हमने क्या किया? जिस तरह से लाइट वेव की बात की इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन वेव की बात करें तो साई की जगह हम क्या लेके चलेंगे बेटा? साई स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई? हाँ, तो जब हमने स्क्वायर कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब क्लियर है सबको? ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने क्या बोला था कि जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, बोली थी ये बात, ठीक है। पर यहाँ पे जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन कर पाते हैं? साई स्क्वायर डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे हम यदि प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, अब हम क्या लगा लेंगे? जब आपका साई स्क्वायर जीरो है, क्या है बेटा? साई स्क्वायर आपका जीरो है, तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की उस पॉइंट पे वो क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो क्या हो गई? जीरो। जब आपका साई स्क्वायर क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? साई स्क्वायर यदि स्मॉल हो जाए, क्या हो जाए? स्मॉल हो जाए, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट प्लेस इज लो। उस प्लेस पे उसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की लो हो जाएगी। यदि तीसरी कंडीशन लगाएं कि हाई हो जाए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो वहां पे क्या हो जाएंगी? आपके इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा टाइम प्रेजेंट मिलेंगे आपको एट दैट पॉइंट। ओके, समझ में आई ये बात? दोबारा से सुन लो। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साई स्क्वायर में हम क्या किया? पहले हमने साई की बात की कि साई क्या है? एक वेव फंक्शन है जो कि एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन वेव का, ठीक है। पर इसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता क्योंकि ये एक रियल वैल्यू फंक्शन है। तो हमने क्या देखा कि जो लाइट वेव्स होती हैं यदि हम उनका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दे तो वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट यदि हम इलेक्ट्रॉन वेव के लिए लगाएं और स्क्वायर कर दें इसका, तो ये भी इक्वल हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की।
तो यहाँ पे 3 कंडीशन लगी कि साई स्क्वायर एक बार तो 0 हो गया तो वहां पे तो नेग्लिजिबल है, एक बार स्मॉल हो गया तो वहां पे लो प्रोबेबिलिटी है, और थर्ड हो गया बेटा हाई है जहां पे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन आपके आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी में मिलेंगे। बोलो समझ में आ गई? ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक। अब इन्होंने क्या लिया हुआ है, यदि हम किसी भी एलिमेंट का वॉल्यूम if we consider a volume element having volume dv, यदि हम उसके वॉल्यूम को क्या मान लें, dv मान लें, तो dv जो है वो dx, dy और dz तीनों कोऑर्डिनेट के लिए होगा। तो आपका जो साई होगा, प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, साई स्क्वायर dv के। क्लियर है? क्योंकि साई स्क्वायर ही तो क्या है, साई स्क्वायर ही तो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, और एक डेफिनेट वॉल्यूम आपको दे दिया गया तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो साई स्क्वायर डीबी है वो क्या है, क्या मेजर करेगी, मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन द वॉल्यूम डीवी। इस वॉल्यूम में आप क्या फाइंड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? बोलो समझ में आ गई बात? अब चलो, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा नॉर्मल और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ये छोटे छोटे पॉइंट है, हमेशा आता है कि साई का खुद का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, सिग्निफिकेंस होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। सिग्निफिकेंस ऑफ साई या फिर साई स्क्वायर क्या होता है, तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और बेटा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को ड्राइव करना भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो नॉर्मल और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होते हैं। नॉर्मल और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होते हैं, हमने अभी देखा कि यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन को सम अप कर दें, सम कर दें उनका सबका, तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम उसका पूरे का। ठीक है, एक डेफिनेट वैल्यू वॉल्यूम लेके उसका यदि हम उसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन सम कर दें ऑल द स्पेस, तो वो किसके इक्वल, जब 1 के इक्वल आ जाएगा तो वो तो आपका नॉर्मल वेव फंक्शन हो जाएगा, और जब वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। बोलो समझ में आई पहले ये बात? तो अभी ऊपर हमने क्या करा था, साई स्क्वायर डीवी निकाल लिया था ना बेटा। अब इसका हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर ओवर द होल स्पेस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। कहां से कर दें, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो वो क्या आना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 1। वो वेव फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेव फंक्शन। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई बेटा, देखो यदि हमने इंटीग्रेशन कर दिया साई स्क्वायर का फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे dv की जगह हम dxy dyz dzx तो लिख ही सकते हैं, वो इक्वल आ गया किसके, 1 के। ठीक है, साई स्क्वायर को आप इस तरह से भी कर सकते हो, साई साई स्टार इस तरह से लिख सकते हो, इसका भी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटू क्या हो जाएगा, dx dy dz। ओके, क्लियर है सबको? तो ये तो है आपका, और यहाँ पे एक वैल्यू और हम पुट करेंगे जिसको हम बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम ले लेंगे इन दोनों के लिए, साई के लिए भी साई स्टार के लिए भी। तो यहाँ पे उस नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट को हम n से डिनोट करेंगे, तो वो आप लोग देख लेना, नीचे आपको पुट करके बताया हुआ है इसमें, देखो ये पुट करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये वेव फंक्शन बन जाएगा। तो आपकी कंडीशन जो होनी चाहिए नॉर्मल वेव फंक्शन की, वो तो बेटा यही है, यही लिखना है आपको एग्जाम में। ये यदि पूछा हो तो आप लिखोगे कि यदि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम पुट करें इक्वेशन में तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो अब ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन देखो क्या होता है।
ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल मीन्स प्रोडक्ट लेते हैं हम इसमें टू वेव फंक्शन का। क्या लेंगे? प्रोडक्ट लेंगे दो वेव फंक्शन का और उनको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द होल स्पेस, और वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या लिए हैं? प्रोडक्ट लिए हैं दो वेव फंक्शन के, एक को हम psi1 बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलेंगे? psi2। और dv की जगह हम क्या करेंगे? dxy, dyz एंड dzx। ठीक है? dx, dy एंड dz, और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 0 के। तो ये कंडीशन किसकी है? ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की। समझ में आ गया? बोलो। अब आप लोग मुझे रिस्पॉन्स देके ये बताओ पहले, जो आज हमने किए हैं, तीन तीन टॉपिक किए हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू जब हमने पुट कर दी तो आपकी जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी उसका क्या डेरिवेशन आया। दूसरी आपकी आई जब आपने सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में ये बताया कि जब उसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है वेव फंक्शन का तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आनी चाहिए। नेक्स्ट था हमारा आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट था बेटा एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन टू हाइड्रोजन एटम। तो उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट की है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में, तो आपके पास जो वो आई है इक्वेशंस आई हैं वो आप दो लोग देख लोगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, कि सिग्निफिकेंस क्या है साई के और साई स्क्वायर के। तो साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस था नहीं, तो हमने एक नई टर्म लेके आए जिसको हमने साई स्क्वायर बोला। साई स्क्वायर हमें क्या बताती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन को। तो वहां पे साई स्क्वायर की तीन कंडीशन थी, जब 0 हो गई, जब लो हो गई और जब हाई हो गई। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे नॉर्मल और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। जो नॉर्मल वेव फंक्शन होता है उसके लिए हमारे पास क्या रहता है? जब आप इंटीग्रेशन कर देते हो वेव फंक्शन का, मतलब साई स्क्वायर का, ठीक है, एक डेफिनेट वॉल्यूम के साथ, तो और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो वैल्यू इक्वल टू 1 आनी चाहिए। और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होते हैं बेटा? वहां पे हम प्रोडक्ट लेते हैं दो डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन का और उनका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इक्वल आना चाहिए किसके? 0 के। बोलो, आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया सब बच्चों को? तो एंड करें हम अब क्लास का? ठीक है, हमारा टाइम ओवर होने वाला है वैसे भी लेक्चर का। ठीक है, 32 मिनट्स का लेक्चर हो गया आपका, 30 मिनट्स का होता है। तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। ठीक है।